बैंकिंग सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से में, मतलब एकदम कोर में छिपी 27 साल पुरानी एक ऐसी खामी जिसे आज तक कोई इंसान नहीं ढूंढ पाया। हाँ, कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई बहुत ही एडवांस सुरक्षा प्रणाली भी उसे नहीं पकड़ पाई। बिल्कुल। और फिर एक एआई आता है और उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लेता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम पत्रिका अखबार की उस सनसनीखेज रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जिसने अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया के वित्तीय और तकनीकी हलकों में खलबली मचा दी है। और ये खलबली बेवजह नहीं है। मतलब इस रिपोर्ट के जो निहितार्थ है ना, वो बहुत ही गहरे हैं। सही कहा। और हमारा मिशन आज सिर्फ इस दहशत के बारे में बात करना नहीं है। हम उन ठोस तथ्यों को गहराई से परखेंगे जो ये तय करते हैं कि एंथ्रोपी कंपनी का ये जो नया एआई मॉडल है, जिसे माइथोस कहा जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक तकनीकी विकास है या फिर, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व खतरा है जिसके लिए दुनिया की कोई भी सरकार तैयार नहीं थी। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि रातों रात एआई को देखने का पूरा नजरिया ही कैसे बदल गया। मतलब कल तक तकनीक को हम एक प्रोडक्टिविटी टूल या उत्पादकता बढ़ाने वाले एक सहायक के रूप में देखते थे। जी बिल्कुल, एक ऐसा टूल जिसका दायरा इंसान के नियंत्रण में था। लेकिन माइथोस के सामने आने के बाद वही एआई अब एक सिस्टमैटिक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। ओह, मतलब एक व्यवस्थित खतरा। हाँ, स्रोत सामग्री में साइबर सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक वित्त के जो अलग अलग पहलू सामने रखे गए हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर देखना बहुत आवश्यक है ताकि हम इस खतरे की असली बनावट को समझ सकें। तो चलिए उस बनावट को समझने के लिए सीधे उस घटना पर चलते जिसने खतरे की घंटी बजाई। पत्रिका की रिपोर्ट नई दिल्ली में हुई एक बेहद उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक का जिक्र करती है। और ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी। निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और देश के सभी प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख सब एक ही कमरे में मौजूद थे। एक साथ, एक ही कमरे में। ये अपने आप में स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है ना? और इस बैठक का एजेंडा कोई सामान्य नीतिगत बदलाव नहीं था। वे एक रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने पर चर्चा कर रहे थे। मतलब इस तरह के कदम तो आमतौर पर युद्ध जैसी स्थितियों में उठाए जाते हैं। देखिए, इस रियल टाइम सिस्टम की आवश्यकता बैंकिंग नेटवर्क की जो बनावट है ना, उससे पैदा होती है। आज की जो वित्तीय प्रणाली है वो अलग अलग द्वीपों की तरह नहीं है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक सघन जाल है जहां सर्वर, एपीआईज और डेटाबेस एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। अगर किसी एक बैंक के मुख्य सर्वर में सेंध लगती है तो उसका असर कुछ ही मिलीसेकंड में पूरे नेटवर्क में फैल सकता है। बाप रे, कुछ ही मिलीसेकंड में। हाँ, तो इस रियल टाइम सिस्टम का उद्देश्य यही है कि जैसे ही नेटवर्क के किसी एक हिस्से में कोई असंगत गतिविधि या साइबर हमला हो तो बाकी सभी संस्थानों के सिस्टम को उसी सेकंड अस्वचालित रूप से अलर्ट मिल जाए और वे अपने डिजिटल दरवाजे तुरंत बंद कर लें। समझ गई। तो इस स्थिति को देखते हुए माइथोस की वास्तविक क्षमता को समझना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि इसे केवल एक शातिर डिजिटल चोर मान लेना शायद हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक डिजिटल चोर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक चोर क्या करता है? वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है, अलग अलग चाबियां आजमाता है जिसमें समय लगता है और उसके पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन माइथोस के काम करने का तरीका ऐसा लगता है जैसे कोई ताली के कारखाने का पूरा ब्लूप्रिंट ही पड़ रहा हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? उसे सटीक रूप से पता है कि 1999 में बने हर ताले के तीसरे गियर में एक मामूली सी खरोच है जिसका फायदा उठाकर उसे बिना किसी चाबी के खोला जा सकता है। इसीलिए रिपोर्ट इसे एक ऑटोनॉमस साइबर वेपन या स्वायत्त मिसाइल कह रही है। ब्लूप्रिंट वाला ये नजरिया माइथोस की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरह परिभाषित करता है। देखिए, माइथोस कोई सामान्य लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैटबॉट नहीं है जो सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करता है। अच्छा, तो इसकी असली ताकत क्या है? इसकी सबसे विनाशकारी शक्ति इसकी जीरो डे कमजोरियों को खोजने की क्षमता है। साइबर सुरक्षा में जीरो डे का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की वो खामी जिसके बारे में उसे बनाने वाली कंपनी तक को कोई जानकारी नहीं होती। हो, तो मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके सिस्टम में कोई छेद है। बिल्कुल, और चूंकि उन्हें ये नहीं पता होता, इसलिए उसे ठीक करने के लिए उनके पास 0 दिन होते हैं। इसीलिए इसे जीरो डे कहा जाता है। अब मुझे वो 27 साल वाला आंकड़ा समझ आ रहा है जो इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। हाँ,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब 27 साल, इसका अर्थ है कि इंटरनेट के शुरुआती दौर में जब मौजूदा वित्तीय प्रणालियों का ढांचा तैयार किया जा रहा था, तब से कुछ खामियां इन सिस्टम्स के डीएनए में ही छिपी हुई हैं। और दशकों तक हजारों सुरक्षा विशेषज्ञों ने इनकी जांच की, अरबों डॉलर साइबर सुरक्षा पर खर्च किए गए। लेकिन किसी भी इंसान या स्कैनिंग टूल की नज़र उन तक नहीं पहुंची। ये कैसे संभव है? इसका एक बहुत ही तकनीकी कारण है। इंसान जो होता है वो कोड को लाइन दर लाइन पढ़ता है, और आधुनिक बैंकिंग सिस्टम में पुराने कोबोल और C++ के लाखों लाइनों वाले लेगेसी कोड इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बैंकिंग सिस्टम तो बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। बिल्कुल, और उनके ऊपर नई प्रोग्रामिंग भाषाओं की परतें चढ़ा दी गई हैं। माइथोस इन लाखों लाइनों के कोड को एक साथ समग्र रूप से प्रोसेस करता है। मतलब वो पूरा ढांचा एक साथ देख सकता है। हाँ, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रणालियों के बीच मौजूद उन जटिल पैटर्न्स और लॉजिक फ्लॉज को पहचान लेता है, जिन्हें इंसान एक साथ अपने दिमाग में रख ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे खतरनाक बात बताऊं, ये इन कमजोरियों को केवल ढूंढता नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या करता है? ये स्वायत्त रूप से, यानी बिना किसी इंसान के एंटर बटन दबाए, उन खामियों का फायदा उठाने वाले प्रोग्राम खुद लिखकर उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ओ माय गॉड, बिना किसी इंसान के निर्देश के? जी हाँ, बिल्कुल। तो इन तथ्यों को सामने रखने के बाद इस कहानी का सबसे अजीब या कहें विरोधाभासी हिस्सा उभर कर आता है। इतनी सटीक और विनाशकारी क्षमता रातों रात किसी गराज में तो विकसित नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं, इसमें भारी निवेश लगा है। हाँ, इसे बनाने के लिए अपार संसाधनों, डेटा और कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता रही होगी, जो हमें एंथ्रोपिक के उस गुप्त मिशन की ओर ले जाता है जिसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग का नाम दिया गया। जी, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो ये थी कि इसे एक डिजिटल वैक्सीन की तरह पेश किया गया था। मतलब ऐसा कहा गया था कि ये सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए पहले ही खामियां ढूंढकर उन्हें ठीक कर देगा। यही उनका मूल उद्देश्य था। लेकिन जब वैक्सीन ही वायरस बन जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। ये आपने बहुत सही बात कही। स्रोत सामग्री भी इस बात की पुष्टि करती है कि एंथ्रोपिक का शुरुआती उद्देश्य कुछ भी गलत या दुर्भावनापूर्ण नहीं था। प्रोजेक्ट ग्लासविंग को जानबूझकर आम जनता के लिए जारी नहीं किया गया था। तो ये किसके लिए था? ये एक बेहद गोपनीय रक्षात्मक ढाल थी। इसे केवल अमेरिका और ब्रिटेन जैसी सरकारों और एप्पल या गोल्डमैन सैक्स जैसी चुनिंदा कंपनियों को ही दिया गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ कुछ खास लोगों के पास था। हाँ, रणनीति ये थी कि शत्रु राष्ट्रों या साइबर अपराधियों के हमला करने से पहले ही सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को खोजकर पैच कर लिया जाए। लेकिन देखिए, डिजिटल दुनिया का इतिहास गवाह है कि किसी भी इतने शक्तिशाली हथियार को केवल सुरक्षित हाथों तक सीमित रखने की सोच अक्सर फेल ही होती है। मतलब इंटरनेट पर कोई भी तिजोरी पूरी तरह से सेफ तो है नहीं। बिल्कुल, और रिसाव यानी लीक तो बस एक क्लिक दूर होता है। और इस मामले में भी वही हुआ। रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन में जो आपातकालीन बैठकें चल रही हैं, उसका तात्कालिक कारण यही है कि ये तथाकथित सुरक्षित ढाल टूट गई है। जी, हैकर्स ने सिस्टम में सेंध लगा दिया है। हाँ, कुछ अनधिकृत उपयोगकर्ताओं ने एक निजी डार्क वेब फोरम के माध्यम से माइथोस के एपीआई तक पहुंच बना ली है। ये तो एक दुस्वप्न जैसा है। और इसका जो भू राजनीतिक असर है, मतलब जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो बहुत ही व्यापक है। पहले इन जीरो डे कमजोरियों को खोजना और उन्हें हथियार बनाना केवल एनएसए जैसी चुनिंदा सरकारी खुफिया एजेंसियों के बस की बात थी, क्योंकि उसमें बहुत पैसा और रिसर्च लगता था ना। बिल्कुल, भारी संसाधन लगते थे। लेकिन अब इस लीक के कारण दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक छोटा सा हैकर ग्रुप माइथोस की ताकत का इस्तेमाल करके किसी देश पर साइबर हमला कर सकता है। बाप रे, मतलब एक छोटा सा ग्रुप एक पूरे देश को हैक कर सकता है। जी, यह युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। एक छोटा सा संगठन अब पूरे देश के बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। खैर, इस भू राजनीतिक विश्लेषण से थोड़ा बाहर निकलकर अब इस मुद्दे को उस धरातल पर लाते जहां ये हमारे और आपके जैसे आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस स्तर के साइबर हथियार खुले में घूम रहे हों तो इसका सीधा असर रोजमर्रा के वित्तीय लेन देन पर पड़ना तो तय है। रिपोर्ट में डिजिटल धोखाधड़ी और बैंक खातों से सीधे पैसे गायब होने के जोखिम पर बहुत कड़ी चेतावनी दी गई है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर लोगों की जीवन भर की कमाई की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे में बैंक क्या कर रहे हैं?
ओह, तो पासवर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा? नहीं, यही कारण है कि स्रोत सामग्री में डबल सिक्योरिटी प्रणाली को अनिवार्य बनाने की बात की गई है। अब सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं होंगे। तो अब क्या नया मानक बनने वाला है? अब बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान और उसके बाद कई चरणों वाले अतिरिक्त ओटीपी, ये सब अनिवार्य हो जाएगा। मतलब एक छोटे से लेन देन के लिए भी हमें अपनी पहचान कई बार साबित करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, आपको कई बार ओटीपी डालना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे लोग अक्सर बस एक तकनीकी खराबी मान लेते हैं, सेवाओं का बाधित होना, मतलब यूपीआई का डाउन हो जाना। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। रिपोर्ट संकेत देती है कि भविष्य में सिस्टम को बार बार पैच करने की जरूरत होगी। इसका सीधा अर्थ ये है कि यूपीआई सेवाओं या नेट बैंकिंग में अचानक होने वाले आउटेज, मतलब सेवाओं का कुछ घंटों के लिए ठप पड़ जाना, अब एक आम बात हो सकती है। और लोगों को इन आउटेज के पीछे की तकनीकी वास्तुकला को समझना बहुत जरूरी है। जब माइथोस जैसा कोई एआई जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट ढूंढता है। एक मिनट, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का मतलब ऐसा हमला जिसमें आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होती। बिना क्लिक किए ही फोन हैक हो सकता है। जी हाँ, तो जब ऐसा कोई खतरा सामने आता है तो उसका समाधान कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। इसके लिए बैंकों को अपने सिस्टम के मूल आर्किटेक्चर या कोर डेटाबेस को फिर से लिखना पड़ता है। और इसमें समय लगता होगा। बिल्कुल, इस प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पास अपना सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अच्छा, तो अगली बार जब यूपीआई ना चले तो हमें समझना चाहिए कि बैंक हैकर्स को रोकने के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। एकदम सही। ये सर्वर की विफलता नहीं होगी, बल्कि ये हैकर्स को बाहर रखने की एक आक्रामक रक्षात्मक रणनीति होगी। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाला तथ्य है। जिसे लोग आमतौर पर एक असुविधा मानते हैं, वो वास्तव में सुरक्षा की एक ढाल है। लेकिन एक और बात है जो मुझे सोच में डाल रही है। जी, बताइए। जब किसी तकनीक के कारण इस तरह की वैश्विक दहशत फैल रही हो, सरकारों की रात रात भर बैठकें हो रही हों, तो वहां हमें थोड़ी आलोचनात्मक सोच भी रखनी चाहिए। क्या हम सिर्फ एक ही दिशा में देख रहे हैं? आप किस ओर इशारा कर रही हैं? मैं आइल के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वे एक पूरी तरह से अलग नजरिया पेश करते हैं। उनके अनुसार माइथोस के इस पूरे खतरे को जानबूझकर बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या कहें कि हाइप करके पेश किया जा रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आइल की रिपोर्ट इस पूरे दहशत वाले नैरेटिव के तकनीकी आधार पर ही सवाल उठाती है। वो कैसे? उनका विश्लेषण बताता है कि 27 साल पुरानी खामियों को ढूंढने की जो क्षमता है ना, वो केवल एंथ्रोपिक के माइथोस के पास ही नहीं है। आज इंटरनेट पर कई छोटे और ओपन सोर्स एआई मॉडल मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ओपन सोर्स मॉडल भी इतने एडवांस हो गए हैं? जी हाँ, उनके तर्क के अनुसार माइथोस कोई जादुई अपवाद या दुनिया को खत्म करने वाला टूल नहीं है। ये एआई के विकास का एक सामान्य हिस्सा है जिससे दूसरे मॉडल भी बहुत तेजी से सीख रहे हैं। तो अगर ओपन सोर्स मॉडल भी ये सब कर सकते हैं, तो फिर केवल माइथोस के लिए ही इतनी घबराहट क्यों फैलाई जा रही है? यहीं पर मुझे लगता है कि इसके पीछे की राजनीति और अर्थशास्त्र को समझना जरूरी है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। है ना? टेक जगत का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस तरह के डूम्सडे नैरेटिव यानी प्रलयकारी कहानियों का इस्तेमाल अक्सर एक बहुत ही सोचे समझे पीआर स्टंट के रूप में किया जाता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में रेगुलेटरी कैप्चर कहा जाता है। थोड़ा और समझाएंगे इसे? जरूर। जब ये कहानी गढ़ी जाती है कि कोई एक एआई मॉडल पूरी दुनिया के वित्तीय ढांचे को गिरा सकता है, तो सरकारों पर दबाव पड़ता है कि वे एआई के विकास पर बहुत सख्त नियम लागू करें। अच्छा, और इन नियमों का फायदा किसे होता है? बड़ी कंपनियों को, क्योंकि ऐसे सख्त नियमों का पालन करने का जो भारी खर्च है वो केवल चंद बड़ी टेक कंपनियां ही उठा सकती हैं। छोटे ओपन सोर्स प्रतिस्पर्धी तो अपने आप ही बाजार से बाहर हो जाएंगे। ओह, तो ये सब प्रतियोगिता खत्म करने का एक तरीका हो सकता है? बिल्कुल। और इसके अलावा इस तरह की दहशत से रक्षा मंत्रालयों और सरकारों के बड़े बड़े साइबर सुरक्षा बजट रातों रात बिना किसी विरोध के पास हो जाते हैं। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो हम एक बेहद धुंधले क्षेत्र में खड़े हैं। एक तरफ माइथोस का लीक होना एक वास्तविक चुनौती है। पुराने सिस्टम्स में दशकों पुराने बग्स का मिलना कोई कोरी कल्पना तो है नहीं। जी, तकनीकी खतरा तो असली है। लेकिन दूसरी तरफ इस खतरे को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उसके पीछे बड़े कॉरपोरेट हित, एआई पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ और भारी भरकम बजट पास कराने की रणनीतियां भी साफ नजर आती हैं। यही कारण है कि वास्तविकता और हाइप के बीच की इस रेखा को पहचानना हमारे लिए इतना जरूरी था।
तथ्यों का विश्लेषण यही बताता है कि तकनीक के विकास को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे संभालने के तरीके में बदलाव लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोजेक्ट ग्लासविंग की विफलता ने ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए गोपनीयता पर निर्भर रहना अब काम नहीं करेगा। और वित्तीय प्रणालियों को ये मानना होगा कि वे अपने दशकों पुराने ढांचे को सिर्फ पैच लगाकर नहीं बचा सकती। इस नए युग में सुरक्षा को बहुत पारदर्शी और निरंतर विकसित होने वाला होना पड़ेगा। सही कहा। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए जो एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है वो उस विडंबना की ओर इशारा करता है जिसमें आज की डिजिटल दुनिया फंस गई है। कैसी विडंबना? कि अगर हमारी प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए सबसे उन्नत रक्षात्मक एआई, जिन्हें हमने खुद अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ा था, अगर वही गलत हाथों में पड़ने पर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, तो क्या सुरक्षा की इस अंधी दौड़ में हम अनजाने में ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जो अंततः उसी तिजोरी को तोड़ देंगे जिसे बचाने के लिए उन्हें बनाया गया था? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या रक्षा का ये बढ़ता हुआ चक्र ही भविष्य के विनाश का ब्लूप्रिंट बन रहा है? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर उस इंसान को विचार करना चाहिए जो आज के इस डिजिटल युग का हिस्सा है।